आगे एक पॉइंट बताया गया है जिसका नाम लिखा गया है ग्लोबलाइजेशन एट रिस्क। रिस्क का मतलब होता है खतरे में, वैश्वीकरण खतरे में। एक तरफ तो हम ये बात डिस्कस करते हैं कि वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया आपस में जुड़ा हुआ महसूस कर रही है, पर दूसरी तरफ वैश्वीकरण को भी खतरा होता है। तो यही इसका मतलब है कि क्या वैश्वीकरण को खतरा हो सकता है या हुआ है। और वैश्वीकरण की ये जो प्रक्रिया है ये कब चली थी? 1990 के बाद। कब चली थी? 1990 के बाद। जिस तरीके से संचार और यातायात के साधनों के विकास में वृद्धि देखी गई, उसी के साथ हम कहते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और तब से लेकर आज तक दुनिया अधिक जुड़ा हुआ महसूस करती है। तो इस पॉइंट को पढ़ेंगे कि 1990 के बाद क्या जो वैश्वीकरण है उसको कुछ चुनौती मिली है, जो आज के टाइम में कुछ चुनौती मिल रही है। जैसे कि रिसेंटली हमने देखा कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वह डोनाल्ड ट्रंप बनते हैं। इससे पहले वह 2016 से लेकर 2020 तक वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे, और फिर 2020 से 24-25 तक जो राष्ट्रपति जो बाइडेन रहते हैं अमेरिका के। फिर चुनाव होते हैं और प्रेजेंट में अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप। अक्सर सुनते भी होंगे अगर आप अखबारों में अपडेटेड रहते हैं तो अमेरिका के बारे में आप सुनते हैं, उसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। मैंने बोला कि जो वैश्वीकरण है वो बताता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं एकीकृत हो रही है, आपस में जुड़ रही है। पर जब से डोनाल्ड ट्रंप आया उनके द्वारा कहा गया कि मैं टैरिफ बैरियर लगा दूंगा विभिन्न देशों के ऊपर। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये इंडिया है। मैप में हम दूसरे डायरेक्शन से देखते हैं, मैप 2D होता है, इसलिए हम इस डायरेक्शन से अमेरिका को कभी देख ही नहीं पाते हैं। तो वैसे पृथ्वी हमारी गोल है, तो इस डायरेक्शन से भी अमेरिका में जाया जा सकता है। इसके बीच में जो आता है उसको पैसिफिक ओशियन कहते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रशांत महासागर। ये जो महासागर है दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। 4 महासागर हैं दुनिया के अंदर और ये सबसे गहरा महासागर है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा क्या करी गई थी रिसेंटली कि मैं इंडिया, चाइना, जापान, इनफैक्ट साउथ कोरिया और भी बहुत सारे देशों के ऊपर टैरिफ बैरियर लगा दूंगा। टैरिफ बैरियर का मतलब होता है कि जो वस्तु भारत से अमेरिका में जाएगी, मान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कहा गया कि मैं 50% टैरिफ बैरियर लगाता हूँ, तो अमेरिका में जो वस्तु पहुँचेगी तो अमेरिका उसके ऊपर आयात कर लगाएगा। आयात कौन कर रहा है? अमेरिका आयात कर लगाएगा, यानी कि जो भी वस्तु अमेरिका की बाउंड्री के अंदर जाएगी तो उस समय वहाँ की सरकार एक कर लेगी। अगर 100 रुपये की वस्तु अमेरिका में जा रही है, 50% टैरिफ बैरियर लगा दिया जाता है, आयात कर लगा दिया जाता है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो जो वस्तु है वह अमेरिका में 150 रुपये की हो जाएगी। भारत से कोई वस्तु गई, मान लीजिए कि गेहूं जाती है भारत से, और भारत में फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि 100 रुपया किलो है। अब जब 50% टैरिफ अमेरिका के द्वारा गेहूं के ऊपर लगा दिया गया है, तो जब अमेरिका में पहुंचेगी तो कितने की हो जाएगी? 150 की। इसी को टैरिफ बैरियर बोलते हैं। तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बोला गया कि हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, इसलिए अमेरिका में कोई भी वस्तु आएगी उसके ऊपर हम टैरिफ बैरियर लगा देंगे। इसी को क्या बोला जाता है? टैरिफ बैरियर। इसी के साथ एक टैरिफ बैरियर होता है निर्यात कर। निर्यात कर का मतलब यह है कि जैसे भारत से कोई वस्तु दूसरे देश में जाती है, चीन में जाती है, तो भारत उसके ऊपर निर्यात कर लगाएगा, एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो इंडिया में अगर मान लीजिए कि 50 रुपये की है, तो भारतीय सरकार अगर मान लीजिए 20% टैरिफ लगा देती है, तो यह जो अमाउंट होगा वह ऐड होकर भारतीय सरकार के पास चला जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। तो ये क्या होते हैं? टैरिफ बैरियर, जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखते हैं, जो किसी देश के द्वारा नीतियाँ अपनाई जाती हैं। इसी के साथ नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। नॉन टैरिफ बैरियर का मतलब है ये कोई टैरिफ बैरियर नहीं है, ये नॉन टैरिफ बैरियर होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि भारत से कोई वस्तु बाहर भेजी जा रही है और भारत की सरकार ये बोलती है कि अब हम इस वस्तु को भेजने से रोकते हैं पूरे तरीके से। इसको क्या बोला जाता है? नॉन टैरिफ बैरियर। ये हम किसी वस्तु को बेचेंगे ही नहीं। जब जैसे अमेरिका से कोई वस्तु आ रही है और भारतीय सरकार के द्वारा घोषणा करी गई कि हम ये वाली वस्तु इंडिया में आने ही नहीं देंगे, उसको क्या बोलते हैं? नॉन टैरिफ बैरियर। जैसे चीन की हमने कुछ ऐप्स बैन कर दी, कुछ चीन की कुछ वस्तुएं आ रही हैं, उसको नॉन टैरिफ बैरियर कहते हैं। तो प्रेजेंट में जो कंट्रोवर्सी चली है अमेरिका के साथ वो यही चली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह बुरे तरीके से प्रभावित हुई है, इसलिए दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर मैं टैरिफ बैरियर लगाऊंगा। यानी कि अमेरिका के अंदर कोई भी वस्तु जाएगी उसके ऊपर कर लगाए जाएंगे। तो ये जो अमेरिका के द्वारा कर लगाने वाली बात है, 50% लगा देना, 100% लगा देना, 120%, 150% बैरियर लगा देना, टैरिफ बैरियर लगा देना या आयात कर लगा देना, इसके कारण जो मुक्त व्यापार है उसको कहीं ना कहीं चुनौती मिलती है। और जो वैश्वीकरण है वह हमेशा ही मुक्त व्यापार की बात करता है। विश्व व्यापार संगठन का नाम आपने सुना होगा, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में हुई थी।
एंड इसको बनाने के पीछे भी अमेरिका का ही हाथ रहता है मुख्य रूप से, क्योंकि अमेरिका उदारवाद का समर्थन करता है, पूंजीवाद का समर्थन करता है। विश्व बैंक को बनाने में भी अमेरिका का बहुत गहरा योगदान है और आप ये पाएंगे कि अमेरिका बहुत अधिक मात्रा में विश्व बैंक में कंट्रीब्यूट करता है। IMF में भी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में भी अमेरिका के द्वारा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और IMF का तो मकसद ही क्या होता है, IMF भी और विश्व बैंक भी दुनिया के विभिन्न देशों को ये कहता है कि अपनी अर्थव्यवस्थाओं को ओपन कीजिए, खुला छोड़ दीजिए। और अर्थव्यवस्थाओं को ओपन करने का मतलब क्या है कि किसी भी प्रकार का बैरियर नहीं होना चाहिए, टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर। यानी कि यदि अमेरिका में कोई वस्तु 100 रुपये की इंडिया से जाती है तो वहाँ भी अमेरिका में 100 रुपये की ही बिकनी चाहिए, उसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैरिफ बैरियर नहीं लगना चाहिए। तो अमेरिका शुरू से ही इस पॉलिसी के समर्थन में रहा है, परंतु रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और वहाँ इस चीज़ को बिल्कुल ही बदल देते हैं। तो अब अमेरिका में क्या है, एक ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं उनको नकारा जा रहा है। तो इसके कारण भी वैश्वीकरण को एक चुनौती मिली है। इसी के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा एक और लोगों के ऊपर बंदिश लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत के लोग जो वीज़ा पे अमेरिका में जाते हैं उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। और वैश्वीकरण दूसरी बात क्या करता है, एक तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन थी, मैंने बोला कि आर्थिक रूप से पूरी दुनिया का एकीकरण हो जाना। और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण कब होगा, जब व्यापार मुक्त होगा और किसी भी एक देश से दूसरे देश में वस्तु बेचने के लिए अधिक कर नहीं लगेंगे, आयात कर नहीं लगेंगे, निर्यात कर नहीं लगेंगे। इसी के साथ नॉन टैरिफ जो बैरियर होते हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो पहला तो पॉइंट ये आ गया कि वैश्वीकरण को आर्थिक रूप से चुनौती अमेरिका के द्वारा प्रेजेंट में दी जा रही है। दूसरी चुनौती अमेरिका के द्वारा क्या दी जा रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा बोला गया कि जो दुनिया के दूसरे देशों से वीज़ा लेके लोग आ रहे हैं उनको हम अपने देश में नहीं आने देंगे। तो वैश्वीकरण तो लोगों के जो फ्लो होता है एक देश से दूसरे देश में आने जाने को सुविधाजनक बनाता है, आसान बनाता है, परंतु अमेरिका के राष्ट्रपति तो यहाँ पर उस एक बैरियर लगा रहे हैं। यानी कि हम ये मानते हैं कि सरकार सारी चीज़ें तय करती थी, उसको इंटरनेशनलाइजेशन हम बोल रहे थे, अंतर्राष्ट्रीयवाद बोल रहे थे। तो हम फिर से उस अंतर्राष्ट्रीयवाद की तरफ मुड़ रहे हैं। जिस तरीके से एक देश अब निर्णय ले पा रहा है, यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा व्यापार को भी रोका गया, अब लोगों की आवाजाही को भी रोका जा रहा है। इसी के साथ उनके द्वारा कहा गया कि दूसरे देशों से जो आने जाने की प्रक्रिया है उसको हम मजबूत बना देंगे, यानी कि अब कोई भी व्यक्ति आसानी से अमेरिका में नहीं जा सकता है। तो ये जो पॉलिसीज़ हैं ये वैश्वीकरण को चुनौती देती है प्रेजेंट में। जो प्रेजेंट का मैं आउटलुक बता रहा हूँ। अब उस बुक में क्या लिखा है, ये मैंने प्रेजेंट की कुछ इंस्टांसेस आपको बताई है। दुनिया के अंदर एक ग्रेट डिप्रेशन आया था, आर्थिक महामंदी आई थी। कौन सा सन बताया था मैंने आपको पहले, इतिहास में पिछली सदी में कौन सा आर्थिक महामंदी आई थी, 1900 कौन से सन में आई थी, 1929 में आर्थिक महामंदी आई थी। पहला विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से लेकर 1918 में। अब पहले विश्व युद्ध का प्रभाव दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर कब देखने को मिला, 1929 में। 1929 में दुनिया के अंदर आर्थिक महामंदी आती है। एंड आर्थिक महामंदी का मतलब क्या है कि लोगों के पास अब पैसा नहीं है वस्तुओं को खरीदने का। ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं है वस्तुओं को खरीदने का। और जब लोग वस्तुएं नहीं खरीदेंगे तो उसके कारण क्या नुकसान होगा। जैसे मान लीजिए आप जूते खरीदते हैं हर महीने और हिंदुस्तान की बहुत बड़ी पॉपुलेशन आज जूते खरीदना बंद कर देती है, तो उसके कारण क्या होगा, जूता बनाने वाली जो कंपनी है वो बंद हो जाएगी। और कंपनी बंद होती है तो उस कंपनी के अंदर काम करने वाले जो लोग हैं वो लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। अब वो जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जिनको कंपनी से पैसा मिल पा रहा था और उस पैसे से वह दूसरी वस्तुएं खरीद पा रहे थे, उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। तो कंपनी से पैसा मिल रहा होगा तो वह कहीं अच्छे कपड़े खरीद रहे होंगे, तो लोगों ने कपड़े खरीदना भी बंद कर दिए। तो इस तरीके से एक आर्थिक महामंदी आती है जिसमें बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, बहुत सारे उद्योग बंद हो जाते हैं और इसका बहुत बुरा प्रभाव दुनिया के ऊपर पड़ता है। एंड कुछ क्षेत्रों में जो महंगाई है वहाँ बहुत अधिक हो जाती है। बहुत सारे देशों की जो मुद्राएं थी वह कमज़ोर पड़ जाती है। 1929 में एक आर्थिक महामंदी आई थी। इसी के साथ 21वीं सदी में भी एक आर्थिक महामंदी आई है और वो सन कौन सा है, 2008। 2008-9 में भी एक आर्थिक महामंदी आई है। फाइनेंशियल क्राइसिस इसको बोलते हैं, आर्थिक मंदी कहेंगे 2008। तो इसके कारण क्या थे, इसके बारे में एक डिबेट चलती रहती है। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो अर्थशास्त्र का अध्ययन करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो इसके बारे में बातचीत करते ही रहते हैं और इसके कारण क्या रहे थे इसको लेकर सभी में मतभेद है। परंतु इन सभी अर्थशास्त्रियों में एक मत है और वो मत इस चीज़ के ऊपर है कि जो 2008 की आर्थिक मंदी आई थी इसने पूरी दुनिया की आर्थिक व्यवस्था को तबाह कर दिया था। और ये तबाही 1930 के बाद या 1929 के बाद जो आर्थिक मंदी आई है
उसके बाद की सबसे बड़ी मंदी यही देखी गई है। 1929 में पहली आर्थिक महामंदी देखी गई थी। यदि दुनिया के अंदर दूसरी कोई बड़ी आर्थिक मंदी देखी गई है तो वो यही देखी गई। एक दुकानदार अपनी दुकान पे बैठ के ये बोलता है कि आज बड़ा मंदा बाजार है यार। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये कि ग्राहक ही नहीं आ रहे हैं। ग्राहक नहीं आ रहे तो खरीदारी नहीं हो रही। खरीदारी नहीं होगी तो फिर दुकानदार नेक्स्ट डे खरीदने नहीं जाएगा। तो उस मंदी का प्रभाव इस तरीके से साइकिल में जुड़ा होता है। तो लाइकवाइज हमारे पूरी दुनिया के अंदर 2008-9 में एक आर्थिक मंदी आती है जो कि 1930 के बाद की सबसे बड़ी मंदी थी। अब जैसे ही 2008-9 में दुनिया के अंदर एक मंदी आती है तो दुनिया के विभिन्न देशों को चिंता होना शुरू हो जाती है और दुनिया की जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी उनके सहयोग के बिना इस मंदी को टैकल करना बहुत मुश्किल था। 1929 में जब आर्थिक महामंदी आई थी तो उस समय जॉन मेनार्ड कीन्स नाम एक विचारक आता है जो कहता है कि अब हमें जो सरकारें होती हैं उनको अर्थव्यवस्थाओं में इंटरवेंशन करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्थाओं में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और उसी समय हस्तक्षेपवादी राज्य का कॉन्सेप्ट भी चला था कि सरकारें जब तक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित नहीं करेंगी तब तक हम इस आर्थिक महामंदी से नहीं बच सकते। तो 1929 के बाद दुनिया के अंदर एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है जिसको आप कल्याणकारी राज्य कहते हैं। इससे पहले तक जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, जो यूरोपियन कंट्रीज थी, वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता था कि राज्य को अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जिसको आप उदारवाद कहते हैं, पारंपरिक उदारवाद कहते हैं, कैपिटलिज्म की सोच कहते हैं। उदारवाद ने अपने आप को मॉडिफाई कब किया? 1929 में ग्राउंड में आकर। एंड ये जो मॉडिफाई किया गया ये ग्रीन के विचारों के आधार पे किया गया, जॉन स्टुअर्ट मिल के विचारों के आधार पे किया गया। इसको पॉजिटिव लिबरलिज्म का नाम दिया गया, सकारात्मक उदारवाद का नाम दिया गया और इसको कल्याणकारी राज्य का भी नाम दिया गया और कहा गया कि राज्य बिना अर्थव्यवस्थाओं में हस्तक्षेप किए इस मंदी से नहीं बच सकता। तो तब से अर्थव्यवस्थाओं में सरकारों का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स के द्वारा जो फिलॉसफी दी गई थी उसको जमीनी स्तर पर उस समय उतारा गया था। तो 1929 की जो आर्थिक महामंदी थी उससे बचने के लिए राष्ट्रीय सरकारों ने अपने रास्ते निकाले। और क्या रास्ते निकाले थे राष्ट्रीय सरकारों ने? मैंने अभी बताया। 1929 की आर्थिक महामंदी से बचने के लिए क्या रास्ता निकाला था कि अब सरकारें अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करेंगी। सिंपल सी बात है। तभी हस्तक्षेपवादी राज्य चला था और फिर उस मंदी से बचा जा सका, क्योंकि उस समय यह माना गया था कि 1914 और 18 के विश्व युद्ध का प्रभाव इसलिए दुनिया के विभिन्न देशों के ऊपर पड़ा है क्योंकि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आपस में जुड़ रही थी। तो इसलिए अब दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को हमें जोड़ना नहीं है बल्कि हमें दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं से अपने आप को अलग करना है। वो इसलिए करना है ताकि उनके अर्थव्यवस्था के ऊपर बुरा पड़ने वाला प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर ना पड़े। परंतु 2008-9 में जो क्राइसिस आता है इसमें एक नया तरीका निकाला जाता है और वो तरीका ये निकाला जाता है कि जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं वह ये तय करती है कि अब हमें इस आर्थिक मंदी से बचना है। तो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कौन कौन होंगी यहाँ पर? अमेरिका होगा, जर्मनी होगा, इंग्लैंड होगा, फ्रांस होगा। इनको दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं माना गया। इन सभी देशों ने G20 के माध्यम से एक एसोसिएशन है दुनिया की, G20 जिसको बोलते हैं, यानी कि 20 देशों का वह समूह है। 2009 में G20 एक समिट लंदन एंड पिट्सबर्ग में बुलाई गई। एंड इस आर्थिक कैटास्ट्रोफ, जो आर्थिक जो एक मंदी है, इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके लिए इनके द्वारा चिंतन करना शुरू कर। तो एक तरफ तो इसने वैश्वीकरण को चुनौती दी है, आर्थिक वैश्वीकरण को चुनौती दी। वैश्वीकरण के बहुत सारे रूप है। आर्थिक वैश्वीकरण की जब मैं बात करता हूँ तो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है कि दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इंटीग्रेट हो रही हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं आपस में बहुत गहरे रूप से जुड़ी हुई हैं। परंतु 2008-9 की मंदी के कारण इस आर्थिक वैश्वीकरण को चुनौती मिलती है और अब ये जो देश थे इनके द्वारा इस बात के ऊपर चिंतन करना शुरू कर दिया गया कि आर्थिक खुलेपन के कारण हमारा इतना नुकसान हुआ है। एंड अब दुनिया के विभिन्न देशों के पास जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी उनके पास क्या रास्ता था? उनके पास वही रास्ता था जो 2029-30 में फॉलो किया गया था कि अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बंद कर लो, इंटरवेंशनिस्ट स्टेट बना दो, हस्तक्षेपवादी राज्य बना दो, जिसमें दूसरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के साथ हमने रिलेशन कैसे करने हैं उसमें एक देश तय करेगा, ना कि वैश्विक शक्तियां तय करेंगी, ना कि IMF तय करेगा, ना कि विश्व बैंक तय करेगा, ना कि विश्व व्यापार संगठन तय करेगा, या गैट के रूप में जो विश्व व्यापार संगठन बना हुआ है, ये तय नहीं करेंगे बल्कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं तय करेंगी। परंतु जब इन बड़ी शक्तियों के द्वारा आपस में मिलजुल कर इस मंदी को टैकल करने का प्रयास किया गया तो इन्होंने बोला कि हमें हस्तक्षेपवादी राज्य की तरफ वापस नहीं मुड़ना है बल्कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। एंड इस वैश्वीकरण की प्रक्रिया को, जहाँ पर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाएं
इस मंदी से बच पाई, उसका रीज़न पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन माना गया है, जिसको राजनीतिक वैश्वीकरण कहते हैं। राजनीतिक वैश्वीकरण का यहाँ पर मतलब लिखा हुआ है पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन, जिसका मतलब यह है कि विभिन्न सरकारों के द्वारा आपस में सहयोग किया गया। राजनीति क्या है? नेताओं के साथ ही तो जुड़ी है। दुनिया के विभिन्न देशों के नेताओं के द्वारा, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के नेताओं के द्वारा आपस में सहयोग किया गया, और सभी नेताओं ने ये बोला, जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के प्रेसिडेंट, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर, इस तरीके से ये जो बड़े नेता थे ये आपस में मिलते हैं और बोलते हैं कि G20 हैं, 20 देश हैं कम से कम, ऐसे इन्होंने आपस में बातचीत करी और इन्होंने एक दूसरे को बोला कि हमें अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बंद नहीं करना है, बल्कि हमें आपस में मिलजुल कर एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि इस मंदी से कैसा बचा जा सका है। और ये दुनिया के ये जो G20 के देश हैं ये कैसे एक प्लेटफॉर्म पे आ पाए? ड्यू टू वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के कारण ही यह एक प्लेटफॉर्म पे आ पाए। इसी को राजनीतिक वैश्वीकरण कहा गया है। जब दुनिया के विभिन्न नेता आपस में दुनिया की किसी समस्या को लेकर सहयोग करते हैं, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उसी को क्या बोला जाता है? राजनीतिक वैश्वीकरण। इसी के साथ एक और बात करी जाती है कि जो 2008-9 का आर्थिक मंदी आई थी, उससे सबसे कम प्रभावित जो अर्थव्यवस्थाएं हुई हैं वहाँ चीन की अर्थव्यवस्था हुई है, भारत की अर्थव्यवस्था हुई है और ब्राज़ील की अर्थव्यवस्था हुई है। एंड ये जो अर्थव्यवस्था हैं ये इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, ये अभी तक उभर रही अर्थव्यवस्था हैं, यानी कि अभी तक ये विकसित नहीं हुई हैं, बल्कि ये विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। तो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, एक अविकसित अर्थव्यवस्था, दूसरी होती है विकासशील, और तीसरी कौन सी होती है? विकसित। अविकसित कौन सी है? अविकसित अर्थव्यवस्था वो वाली अर्थव्यवस्था है जहाँ पर अभी तक ग्रामीण इलाका ही है, वहाँ पर अभी तक शायद सड़कें नहीं पहुँच पाई हैं, वहाँ पर अभी तक उद्योग नहीं लग पाए हैं, वहाँ पर लोगों का जो एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो उतना हाई नहीं हो पाया है, वहाँ पर लोगों को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लोग अभी भी जंगलों में या ज़मीन के ऊपर अपना जीवन गुजार रहे हैं। इसके अलावा उनको जो भी आधुनिक समाज में जो सुविधाएं मिली होती हैं, जैसे बसेस होगी, गाड़ियां होगी, इंटरनेट हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, शायद उस समाज को नहीं मिला होता है। जो विकासशील है वह बीच की अवस्था है, यानी कि इस समाज के अंदर अभी विकास हो रहा है। अभी सड़कें यहाँ पे बन रही हैं, अभी उद्योग यहाँ पे बन रहे हैं, अभी रेलवे यहाँ पर बन रहे होंगे, एंड अभी यहाँ पर जो फैक्ट्रीज़ हैं वो लग रही होंगी, लोगों की जो सुविधाएं हैं अभी मिल रही होंगी, स्कूल अभी खुल रहे होंगे। इसी को क्या बोला जाता है? विकासशील अर्थव्यवस्था। एंड भारत और चीन और जो ब्राज़ील है यहाँ विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। एंड 2008-9 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, आर्थिक मंदी थी, उसका सबसे कम प्रभाव यदि पड़ा है तो इन इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के ऊपर पड़ा है, इन विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ऊपर पड़ा है। तीसरे प्रकार की अर्थव्यवस्था आती है जिसको विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। विकसित अर्थव्यवस्थाओं में सड़कें लगभग बन चुकी होती हैं, वहाँ पर स्कूल्स ऑलरेडी बन चुके होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल्स अच्छे बन चुके होते हैं, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छे से मिलती हैं, वहाँ पर उद्योग लग चुके होते हैं, वहाँ समाज औद्योगिकीकृत हो चुका होता है, एंड वहाँ पर लोगों को रोजगार सही तरीके से मिल रहा होता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। तो जो विकसित अर्थव्यवस्था है वो कौन कौन सी? जैसे कि अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इनको आप विकसित अर्थव्यवस्थाएं बोलेंगे। विकासशील कौन है? जैसे इंडिया हो गया, चीन हो गया, ब्राज़ील हो गया, ये अभी तक विकासशील ही है। इसी के साथ अविकसित कुछ देश होंगे जिसको आप खुद ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो जिसमें अभी तक बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ है। तो ये जो अर्थव्यवस्थाएं थी, चीन, भारत और ब्राज़ील, इनके लिए जो आर्थिक वैश्वीकरण था वह वरदान साबित होता है। आर्थिक वैश्वीकरण वरदान साबित होता है। चीन के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को 1979 के बाद जब खोला गया था, तब से लेकर चीन में बहुत तेज गति से विकास हुआ है। अर्थव्यवस्था को खोलने का मतलब ये होता है कि अब चीन इस बात पे राजी हो गया था कि हमने अपना व्यापार ओपन करना है, यानी कि दुनिया के दूसरे देशों को हम अपने देश में इन्वेस्ट करने देंगे। यदि फ्रांस की कोई कंपनी अपनी जो प्रोडक्शन आउटसोर्स करना चाहती है चीन में, तो हम उसको अलो करेंगे। आउटसोर्स का मतलब क्या है? कि कंपनी फ्रांस की है परंतु उसने अपनी एक ब्रांच कहाँ पे खोली है? चीन के अंदर, और उत्पादन वहीं पे किया जा रहा है। उसी को क्या बोलते हैं? आउटसोर्स करना, अपनी प्रोडक्शन को आउटसोर्स करना। जैसे कि आपने सैमसंग का नाम सुना है, नोएडा के अंदर ये एक प्लांट लगा हुआ है, और ये कंपनी किस देश की है? साउथ कोरिया की है। अब ये जो प्रोडक्शन करी जाती है ये साउथ कोरिया की कंपनी के द्वारा करी जाती है और इंडिया में करी जा रही है, तो हम इसको बोलते हैं कि इनके द्वारा जो अपनी प्रोडक्शन है वह इंडिया में आउटसोर्स करी गई है। तो इसी तरीके से चीन के अंदर बहुत सारे विकसित देशों की कंपनियां, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस आ जाती हैं,
जो अपनी प्रोडक्शन चीन के अंदर करती है मुख्य रूप से। वैसे तो भारत के अंदर भी है कुछ, ब्राज़ील के अंदर भी है। तो जब चीन के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन किया गया तभी उसका फ़ायदा हो पाया। एंड उसका फ़ायदा उन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को क्या होगा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या होगा। तो कोई अमेरिका की कंपनी जब चीन के अंदर प्रोडक्शन करेगी, उत्पादन करेगी, तो सबसे पहले यदि वहाँ उस देश के अंदर, चीन के अंदर कोई उत्पादन कर रहा है, तो वो जो वस्तुएं चीन के अंदर बिकेंगी वह उनको अमेरिका से नहीं मंगानी पड़ेगी, बल्कि वहीं पे बनेंगी और वहीं पे उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। दूसरा, चीन के अंदर जो लेबर है वह सस्ती होगी। तो अमेरिका के अंदर हो सकता है कि एक मजदूर की दिहाड़ी 10, मान लीजिए कि 2000 रुपये है, और चीन के अंदर सिर्फ 200 रुपये में कोई मजदूर काम कर पा रहा है। तो उस बहुराष्ट्रीय कंपनी को चीन के अंदर अपना प्रोडक्ट बना के फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है? उसको फ़ायदा वहाँ पे हो रहा है चीन के अंदर प्रोडक्शन। इसी के साथ चीन की जो सरकार है बहुत सारी सुविधाएं उस कंपनी को प्रोवाइड करवाती है जो बनाती है। इसी के साथ चीन की जो पॉपुलेशन वहाँ की जो है उनको उस कंपनी के अंदर रोज़गार मिलेगा। यदि इंडिया के अंदर कोई सैमसंग का प्लांट खोलता है तो आज इंडिया के लोगों को भी तो रोज़गार मिला है। तो चीन भी इसमें अपना एक फ़ायदा देखता है। तो पहला फ़ायदा चीन को क्या होता है इस वैश्विक आर्थिक वैश्वीकरण के कारण, कि चीन के अंदर की जो पॉपुलेशन जो अभी तक बेरोज़गार थी उनको रोज़गार मिलना शुरू हो जाते हैं। एंड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को भी इससे फ़ायदा होता है। एंड दूसरा क्या है कि जो व्यापार है ओपन किया गया चीन, भारत और ब्राज़ील के द्वारा, तो जो वैश्विक आर्थिक वैश्वीकरण जो है इसके कारण चीन, भारत और ब्राज़ील में उन्नति देखने को मिली है। यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो काफ़ी अच्छा हुआ है। इसके साथ जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है वो पढ़ते होंगे कि हमने अपनी अर्थव्यवस्था को कब खुला किया था, 1991 के बाद, और तब से लेकर हमारा लगातार एक विकास होता जा रहा है। हमारी आज के टाइम में जो ग्रोथ है वो 7%, 6%, 8%। यदि आप 1990 से पहले की ग्रोथ देखेंगे तो 3% होगी, 3.5% होगी। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि हमारी अर्थव्यवस्था में पैसे का बढ़ना, और जब पैसा बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ किसी न किसी तरीके से सभी के पास जाएगा। 1990 से पहले मेन जो हमारी देश का अर्थव्यवस्था का फंडा चलता था कि हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्रतिबंध लगाए हुए थे आयात करने पे, इसी के साथ निर्यात करने पे, इसी के साथ भारत के अंदर प्रोडक्शन नहीं करी जा सकती थी। तो जब हमने अपनी अर्थव्यवस्थाओं को खोला तो उसका इन देशों को फ़ायदा होता है जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो अभी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं। और सबसे कम प्रभाव किसके ऊपर पड़ा है 2008 की मंदी का? भारत, चीन और ब्राज़ील के ऊपर। परंतु इसके बावजूद भी जो अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक मंदी से प्रभावित 2008-9 में हुई थी, उस दौरान उनके मन में एक चिंतन चल रहा था, जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस, मैंने बोला कि इनके पास दो रास्ते थे। या तो ये 1929 की तरह अपनी अर्थव्यवस्थाओं को बंद कर लेते, या तो आपस में सहयोग करके इस मंदी को ठीक कर लेते। तो इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। तो कुछ समय के लिए अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता वहाँ पे बनी हुई थी कि क्या जो आर्थिक वैश्वीकरण है वो ख़त्म हो जाएगा, परंतु वो ख़त्म नहीं हुआ, उसको ठीक कर लिया गया कुछ ही समय में। रिजिलियंट इसको बोलते हैं कि किसी चीज़ का ख़राब होना और फिर से उसका ठीक हो जाना। यहाँ पर लिखा गया है, एक वर्ड लिखा है मोर रिजिलियंट। ये जो रिजिलियंट होता है, रिजिलियंट का मतलब ये होता है कि जैसे आप बीमार पड़े और आप ठीक हो गए, उसी को क्या बोलते हैं रिजिलियंट। कि किसी कंपोनेंट में खराबी आ जाना और उसका फिर से ठीक हो जाना, उसी को बोलते हैं रिजिडिटी। की वह कितनी जल्दी किसी बुरी परिस्थिति से अपने आप को ठीक करने के बाद फिर से ठीक हो जाता है। तो ये पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि 2008-9 में जो वैश्वीकरण था वहाँ उसको एक चुनौती जरूर मिली थी, परंतु वो कुछ टाइम के लिए था और उसको ठीक भी कर लिया गया। इसका मतलब यही है ग्लोबलाइजेशन एट रिस्क। और आज के टाइम में वैश्वीकरण को फिर से एक चुनौती मिली है, और ये चुनौती किसके द्वारा दी जा रही है? ये चुनौती आज के टाइम में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दी जा रही है। वो कहते हैं कि मैं अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर लूँगा, मैं खुले व्यापार का समर्थक नहीं हूँ। जो अमेरिका एक समय पे दुनिया की लीडरशिप करता था, नेतृत्व करता था कि आपको अपनी अर्थव्यवस्थाएं खोल देनी चाहिए, आज वहीं अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर लेता है। इसका प्रोमिनेंट एग्जाम्पल है कि विश्व व्यापार संगठन की सबसे ज़्यादा वकालत अमेरिका के द्वारा की गई है। जो विश्व बैंक है उसकी वकालत अमेरिका के द्वारा करी गई है। अमेरिका के अंदर ही मुख्य इसके कार्यालय आपको देखने को मिलेंगे। IMF की जो वकालत है वह भी अमेरिका ही करता है। और 1945 से लेकर 1990 तक का जो संघर्ष अमेरिका का सोवियत संघ के साथ हुआ है, वहाँ विचारधारा का भी एक संघर्ष था, जिसमें अमेरिका ये कहता था कि दुनिया को अपनी अर्थव्यवस्थाएं खुली छोड़नी चाहिए। और भारत एक समय पे जब अपनी अर्थव्यवस्था को बंद करता था तो अमेरिका भारत के ऊपर भी प्रेशर डालता था कि आपको अपनी अर्थव्यवस्था खुली छोड़ देनी चाहिए। और जैसे ही भारत के द्वारा अपनी अर्थव्यवस्थाएं ओपन करी गई, चीन के द्वारा करी गई, तो जब ये अर्थव्यवस्थाएं अब इस वैश्वीकरण से फ़ायदा उठाना शुरू करती है तो अमेरिका को लगता है कि उनका नुकसान हो रहा है। तो अब अमेरिका क्या नारा लगाना शुरू कर देता है कि अब हमें अपनी अर्थव्यवस्थाएं बंद कर लेनी है। यानी कि अमेरिका का जो
दो जो मुंह हैं, दो उसके जो चेहरे हैं वो दिख जाते हैं कि जब तो उनको आर्थिक वैश्वीकरण से फ़ायदा होता है तब तो अमेरिका बोलता है कि अर्थव्यवस्थाएं ओपन कर लो, और जब अमेरिका को लगता है कि उनका नुकसान हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट में जा रहे हैं, व्यापार में उनको घाटा हो रहा है, तो वह अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर लेते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है वह अमेरिका का इसमें देखने को मिलता है। तो एक चैलेंज आज के टाइम में वैश्वीकरण को जो दिया जा रहा है वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दिया जा रहा है, और भारत को उनके द्वारा एक टाइम फ्रेम दिया गया है 1 अगस्त तक का, आप न्यूज़पेपर में यदि पढ़ रहे हो, और कहा गया है कि भारत को अमेरिका के साथ अलग से ट्रीटी करनी पड़ेगी। अमेरिका के द्वारा कहा गया कि हम विश्व व्यापार संगठन है, जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम नहीं मानते, बल्कि अब हम अलग से बायलैटरली नेगोशिएशंस करेंगे।